यहाँ बैठकर खाना बनाओ। क्या सोचा था बाहर जाकर खाएंगे, लेकिन नहीं, यहाँ धुएं में बैठकर अपनी जान दे दो। अच्छा नहीं लगता दीदी, आप ना आज खाना बना लीजिए। मेरी तबीयत आज ठीक नहीं लग रही है। आप तो जानती है ना, धुएं की वजह से मेरा दम घुटने लगता है। सिर में जैसे तेज दर्द हो रहा हो और सांस में जैसे कुछ रुकावट हो। चिंता मत करो, मैं आज खाना बना लूंगी। तुम्हारी तबीयत का ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है। तुम ठीक हो जाओ, फिर हम सब साथ बैठकर खाएंगे। तुम बस आराम करो। अच्छा छोटी बहू, रोज रोज तबीयत खराब होती है तुम्हारी, तो डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाती हो? क्या तुम्हें खुद की सेहत की कोई कदर नहीं है, या फिर तुम जानबूझकर अपने शरीर को कमजोर बना रही हो? रोज यही हाल हो तो घर के काम कैसे करोगी? क्या अब हर बार यही बहाना बनाओगी? तुम्हें तो लगता है कि मैं बस ऐसे ही चुप बैठी रहूं, पर जब देखती हूँ तुम्हारी लापरवाही तो फिर मुझे बोलना पड़ता है। माँ, आप हमेशा मुझे क्यों सुनाती रहती हो? क्या कभी आपने मेरी परेशानियों को समझने की कोशिश की है? सुनाने लायक काम ही करती हो, तभी तो सुनाती हूँ। अगर खुद का ख्याल नहीं रख सकती तो घर की जिम्मेदारियों का क्या करोगी? हर बार यही बहाना तो नहीं चलेगा ना। आप जाकर आराम कीजिए, मैं सारा काम कर लूंगी। अच्छा ठीक है दीदी, अगर आप बोल रही हैं तो अब जाती हूँ मैं। तुम्हारा दिल बहुत साफ है बहू, तभी तो तुम्हारा ध्यान छोटी बहू के बहाने पर नहीं जाता। तुम दिन रात काम करती हो और वो बस आराम करती रहती है। और ऊपर से मेरा बड़ा बेटा भी वैसा ही है, दिन रात बस खपता रहता है, फिर भी हम हमेशा चुप रहते हैं। रोशन, ओ रोशन, घर पर हो क्या? जरा बाहर आओ तो बेटा। अरे हरिराम चाचा, बाहर क्यों हो? अंदर आ जाओ। अरे नहीं बेटा, आज मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। ये लो रोशन, धान के पैसे पूरे 7,000 हैं। क्या 7,000? हरिराम चाचा, क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ बेटा, मैं सच कह रहा हूँ, सच में। तुम दिन रात कड़ी मेहनत करते हो, इसलिए तो तुम्हारी फसल इस इलाके में सबसे अच्छी हुई है। बिल्कुल सही कहा भाई, उसके पिताजी का सारा गुण उसे मिला है, लेकिन यही मेरा सबसे बड़ा डर है। पता नहीं कब कौन उसे ठग ले। उसका दिल साफ है, पर इस दुनिया में लोग किसी भी तरीके से धोखा दे सकते हैं। माँ, भैया को कौन ठगेगा? किसी की इतनी हिम्मत है कि मेरे भाई को ठग ले? मैं अभी जिंदा हूँ, मेरे होते हुए भाई का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। यही तो डर है बेटा, तेरे होते हुए कौन ठगेगा? मेरे भोले भंडारी बेटे को तू ही काफी है उससे ठगने के लिए। चलता हूँ मैं भाभी, उधर काम भी बहुत है, फिर कभी आऊंगा घर पर फुर्सत में। जरा दिखाओ तो। वाह भैया, आपने तो बहुत अच्छा काम किया है। ये लो भैया, आपके हिस्से के 3,000 रुपए, मतलब 7,000 में से 4,000 मेरे और 3,000 आपके। थैंक यू भैया, चलो मेरा बहुत बड़ा काम हो गया। क्यों रे रतन, तू क्यों पैसा ले रहा है उससे? तूने क्या कभी उसके साथ धूप में काम किया है? क्या तुझे उसकी मेहनत का कोई एहसास नहीं है? मैं क्यों काम करने जाऊं? जमीन में हम दोनों भाइयों का हिस्सा है, इसलिए जो मिलेगा वो दोनों भाइयों का बराबरी से होगा। सही कह रहा हूँ ना? बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा है तो फिर तेरे पढ़ाई का सारा खर्चा तेरे भैया ने उठाया है, अपने लिए तो कुछ भी जमा नहीं किया। तो वेतन मिलने पर तू कितना पैसा लेकर देता है अपने भैया को? रहने दो ना माँ, ये तो मेरा छोटा भाई है और ये मुझसे हर बार पैसे तो लेता नहीं है। चलो अब आप इस पर गुस्सा मत कीजिए, मैं जानता हूँ हम दोनों का हिस्सा बराबरी का है, फिर भी भाई भाई का रिश्ता है। तेरी ये अच्छाई ही तुझे एक दिन ले डूबेगी बेटा। ये तेरा भाई ही तेरा तबाही का कारण बनेगा, देख लेना। मेरी उम्र ही कितनी बची है, पर तेरे सामने तो पूरी जिंदगी पड़ी है। संभल जा बेटा, वरना ऐसी चोट खाएगा कि मरहम लगाने के लिए तेरी माँ भी तेरे पास नहीं होगी। पता है माँ, मेरा प्रमोशन हो गया है, लेकिन मेरी नई पोस्ट का ऑफिस बहुत दूर है। रोजाना आने जाने में बहुत समय बर्बाद होता है और ये अब संभव नहीं है। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं और माया कोलकाता में रह लें। वहाँ सभी सुविधाएं हैं, वहाँ का माहौल भी काम के लिए अच्छा होगा। तुम्हें सच में वहाँ अकेले रहना ठीक लगेगा बेटा? ये सोचकर ही दिल भारी हो जाता है कि तुम दोनों इतनी दूर रहोगे, घर से बाहर, बिना हमारे पास। अकेले रहने का विचार ही मुझे अंदर से तोड़ देता है। क्या तुम दोनों को सच में इस फैसले की पूरी समझ है? ये दूरी हमें बहुत तकलीफ देगी बेटा। तुम जानो या ना जानो, पर हमारे लिए तुम दूर हो जाओ तो सब कुछ अधूरा सा लगेगा।
दिल में बस यही खटकता रहेगा कि तुम्हारी माँ के बिना तुम वहाँ कैसे रह पाओगे। ये सारी इमोशनल बातें मत कीजिए माँ, काम के सिलसिले में तो जाना ही होगा ना। फिर क्या फर्क पड़ता है मैं यहाँ रहूँ या वहाँ, किसी को क्या फर्क पड़ता है। यही तो होता है, सबके अपने रास्ते होते हैं। आप चुप रहिए, मैं खुद जानता हूँ क्या करना है। और हाँ, आप चिंता मत कीजिए, मेरा काम सही से चलेगा। माँ तो ठीक ही कह रही हैं देवर जी, आप और छोटी यहाँ नहीं रहेंगे तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। घर का माहौल बदल जाएगा और हमें आपकी कमी हमेशा महसूस होगी। इस घर की रौनक आप दोनों ही हो। अगर आप चले गए तो ये सोना सा लगेगा। हमें आप दोनों की याद बहुत आएगी। आपके बिना मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा दीदी, मेरा भी मन नहीं लगेगा। घर बिना आप दोनों के सूना सा लगेगा। लेकिन मुझे तो वहाँ बहुत अच्छा लगेगा। वहाँ जाकर मुझे इस चुड़ैल से छुटकारा मिलेगा। इसकी शक्ल देख देख कर तो मैं थक चुकी थी। अब मुझे अपना समय और चैन मिलेगा। रहने दो माँ, आप इसकी टेंशन मत लीजिए। भाई अब और बड़ी नौकरी करेगा, ये तो खुशी की बात है ना। अब बस आप रोना बंद कर दीजिए और इन दोनों को खुशी खुशी जाने दीजिए। भाई रोज फोन करना, ठीक है? और हर शनिवार को यहाँ आ जाना और रविवार को थोड़ा समय हमारे साथ बिताना। रतन और माया कोलकाता चले जाते हैं। रोशन के फोन करने पर वो भारी मन से थोड़ा बहुत बात करके फोन रख देता था। वहीं बढ़ती उम्र के वजह से रोशन की माँ की तबीयत बिगड़ती जा रही थी, लेकिन उनके पास अपने परिवार के बारे में पूछने का समय ही नहीं था। माँ आप चिंता मत कीजिए, रतन भाई और छोटी बहू जल्द ही आते होंगे। आना है तो आएंगे, लेकिन वो जब तक यहाँ आएंगे ना, तब तक मैं पता नहीं रहूंगी या नहीं। उम्र का असर तो दिख ही रहा है। शरीर अब पहले जैसा नहीं रहा। मेरी तबीयत कभी ठीक होती है, कभी बिगड़ जाती है। अब तो बस यही सोचती हूँ कि जब तक वो आए तब तक शायद मैं उन्हें देख भी पाऊँ या नहीं। ऐसा मत कहिए माँ जी, मत कहिए ऐसा। आपके बिना हम लोग अनाथ हो जाएंगे। आप हमारे लिए सब कुछ है। अगर आप हमें छोड़कर चली गई तो हमारा सब कुछ अधूरा हो जाएगा। आप हमारे लिए सिर्फ माँ नहीं, घर की धड़कन है। हम सभी की जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत आप ही हैं। आप ही सोचिए, हम कैसे जी पाएंगे अगर आप हमें छोड़कर चली गई तो। नहीं बहू, तुम तो मेरी बेटी हो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम लोगों पर बना रहेगा। अच्छा बहू, तुम और रोशन तो सीधे हो, लेकिन मेरे जाने के बाद रतन तुम लोगों के साथ क्या क्या करने वाला है ये तो मैं समझ ही रही हूँ। मैं पहले ही तुम्हें एक बात कहना चाहती हूँ, ताकि आगे जाकर तुम और रोशन उसकी साजिश का शिकार न बनो। पर पहले मुझसे तुम वादा करो कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी, यहाँ तक कि अपने पति रोशन को भी नहीं। बेटा, हमारी यहाँ से कुछ दूर एक जमीन है, तुम्हें तो पता ही होगा। तो फिर तुम रोशन को लेकर हमारी पुश्तैनी जमीन जहाँ बंजर है वहाँ पर चली जाना। मैंने वहाँ की जमीन के पूर्वी कोने में एक बक्सा गाड़ कर रखा है, जिसमें मेरे पिता से मिले हुए और सास ससुर से मिले गहने हैं। मैं नहीं चाहती कि छोटे बेटे और बहू को उस रखे गहनों का कोई भी हिस्सा मिले, क्योंकि वो लोग वो सब पाने के योग्य नहीं हैं। और तुम अगर अभी रोशन को बता दोगी तो वो सब कुछ निकालकर छोटे बेटे और बहू को दे देगा। लेकिन माँ, रोशन जी कभी भी नहीं मानेंगे। वो अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करते हैं और उनका दिल इतना कोमल है कि वो किसी को भी दुखी नहीं देख सकते। वो कभी भी वो गहनों का बक्सा नहीं लेंगे माँ। रोशन जी इतने सच्चे और ईमानदार हैं, वो कभी किसी का हक नहीं छीन सकते। नहीं, लेकिन कुछ नहीं। सुनो, तुमने मुझे वचन दिया है और अब तुम वही करोगी। तुम्हें जो बताया गया है उसे ही निभाना होगा। ये तुम्हारा कर्तव्य है। मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी की जाती है बेटा, और मेरी आखिरी इच्छा है कि तुम और रोशन कभी दुख ना देखो। तुम्हें वो सब मिले जिस पर तुम्हारा हक है और तुम हमेशा खुश रहो। बूढ़ी माँ आखिरी सांस के साथ वो अपनी सारी अधूरी इच्छाओं को शांति पूर्वक छोड़ गई और इस दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत हो गई। कुछ दिन बाद माया और रतन घर वापस लौटते हैं। जब वे घर पहुंचे तो घर में एक अजीब सी खामोशी थी। घर की दीवारें और कमरे अब पहले जैसे नहीं थे। वहां एक सन्नाटा था, जैसे किसी की कमी महसूस हो रही हो। माया और रतन के दिलों में भी कई सवाल थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। देखो भैया, आप उस जमीन पर अब तक खेती करते आए हैं,
जो पिताजी हम दोनों के लिए छोड़ गए थे। मैंने उस जमीन में से कभी कुछ नहीं लिया, क्योंकि मुझे हमेशा यही लगा कि वो हिस्सा आपका है और मैं कभी नहीं चाहता था कि हमारी वजह से घर में कोई विवाद हो। लेकिन अब समय आ गया है जब मुझे अपने हक का भी ख्याल रखना होगा। हाँ भाई, तुम अपना हिस्सा ले लो, तब तो और अच्छा होगा। दोनों भाई मिलकर खेती करेंगे और इससे घर का काम भी अच्छे से चलेगा। हम दोनों का हिस्सा बराबरी से होगा तो कोई भी परेशानी नहीं होगी। साथ में काम करने से ज्यादा फायदा होगा। एक और बात, मैं शहर से यहाँ खेती करने नहीं आऊंगा, इसलिए मैं अपने हिस्से की सारी जमीन बेचकर यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। अब मुझे अपने रास्ते पर चलना है और मुझे आधा नहीं पूरा हिस्सा चाहिए। आप चाहे तो वो बंजर जमीन का टुकड़ा रख सकते हैं, उसका मुझे क्या करना है, उसकी कोई अच्छी कीमत भी नहीं है। आप उसे मेरी तरफ से तोहफा समझकर रख लें, मुझे तो वो नहीं चाहिए। तुम क्या कह रहे हो रतन? जब तुम छोटे थे तो मैंने तुम्हें हर कदम पे संभाला था। तुम्हारी हर तकलीफ में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहा, और अब तुम कह रहे हो कि तुम अब नहीं आओगे। क्या तुम वो पुराने दिन भूल गए? क्या तुम मुझे ऐसे अकेला छोड़ दोगे? मैं तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगा? क्या हमारी भाई भाई की जोड़ी अब टूट जाएगी? बड़े भैया, आपने सही सुना। अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा। ये हमारी आखिरी मुलाकात है। आप मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए और वो बंजर जमीन का टुकड़ा रख लीजिए। मेरी तरफ से वो आपके लिए एक तोहफा है। अब मुझे अपने रास्ते पर जाना है और ये मेरे लिए भी जरूरी है। ये क्या कह रहे हैं देवर जी? हम दोनों के लिए वो बंजर जमीन का टुकड़ा? वहाँ तो कोई खेती भी नहीं होती है। हम लोग क्या खाएंगे, क्या करेंगे? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हमें तो कुछ उपयोगी और जरूरी चाहिए ना कि किसी बेकार जमीन का हिस्सा। वहाँ तो कुछ भी उगता नहीं है। हम लोग अपना पेट कैसे भरेंगे? देवर जी, क्या करेंगे दीदी? ये सब तो आपको पहले सोचना चाहिए था। इतने समय से सारी जमीन अपने कब्जे में करके बैठे थे आप दोनों। अब बूढ़ी के मरने के बाद भी आपको ये नहीं लगा कि हमें हमारा हिस्सा दे देना चाहिए था? हर बात आपको याद दिलानी पड़ती है। और ये घर भी खाली कर दो आप दोनों। इस घर को मैंने बेच दिया है, अब इस पर भी आप दोनों का कोई हक नहीं है। जितना जल्दी हो सके इसे खाली कर दो, वरना मुझे जबरदस्ती भी खाली कराना आता है। ये क्या हो रहा है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि हम दोनों भाइयों के बीच इतना फासला आ गया। माया ने भी जो कहा वो मेरी समझ से बाहर है। मैं तो बस यही सोच रहा हूँ कि ये हालात कैसे बन गए। बचपन में हम दोनों भाई कभी एक दूसरे से अलग नहीं हुए, लेकिन अब जो हो रहा है वो तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। तुम दोनों की बातें सुनकर दिल बहुत भारी हो गया है। चाहिए जी, यहाँ हमारा कोई नहीं है, यहाँ से चलते हैं। इस घर में अब कोई जगह नहीं है हमारी, तो बेहतर है हम यहाँ से चले जाएं। अब तो हमें ये भी समझ में नहीं आता कि हम किसके लिए यहाँ रुके हैं। जब हमारे अपने ही हमें इस घर से बाहर कर देंगे तो फिर यहाँ रहने का क्या मतलब? जितनी बार कोशिश की उतनी बार हम हारते गए। अब बस यही सही है, हम चले जाते हैं। रोशन और मालती के लिए दिन मुश्किलों से भरे होने लगे थे। पहले तो संघर्ष और मेहनत के बावजूद कुछ उम्मीदें थी, लेकिन अब हर दिन एक नई चुनौती बनकर सामने आती थी। घर में खाने के लिए रोटी नहीं थी और पीने के लिए पानी तक की कमी हो गई थी। कभी कभी तो दोनों सोने से पहले यही सोचते कि अगले दिन के लिए कैसे इंतजाम करेंगे। मालती की आंखों में चिंता और थकान की छाया साफ झलकती थी। सुनिए, ए जी, सो गए हैं क्या? सुनिए ना, अरे उठिए ना एक बार। क्या हुआ? क्यों उठा रही हो? सुबह जल्दी काम पर जाना है मालती। पहले उठिए, चलिए चलिए मेरे साथ चलिए, वहाँ बंजर जमीन पर चलिए अभी के अभी ही। अगर तुम नहीं चले तो मुझे अकेले ही सब संभालना पड़ेगा। इतनी रात को उस बंजर जमीन पर तुम क्यों जाना चाहती हो? वो जगह तो झाड़ियों से भरी हुई है। तुम आखिर वहाँ जाकर क्या करोगी? वहाँ तो घने पेड़ और जंगली जानवर भी हो सकते हैं। तुम्हें क्या चाहिए वहाँ? माँ ने जो कुछ भी कहा था उसका पालन मुझे करना है। अगर मैंने उनका आदेश नहीं माना तो माँ की आत्मा मुझे कभी माफ नहीं करेगी। उनकी आखिरी इच्छा पूरी करना ही मेरा धर्म है। चाहे जो भी हो, मैं अपना वचन निभाऊंगी। माँ ने तुमसे क्या कहा था? आखिर ऐसा क्या था जो तुम इतनी घबराई हुई हो? आखिर ऐसा क्या है उस बंजर जमीन में जो तुम इतनी रात को वहाँ जाना चाहती हो? पहले चलिए तो, आप यहाँ से बाद में बताऊंगी। और हाँ, साथ में कुदाल भी ले चलिए, हमें वहीं काम करना होगा। अगर आप नहीं आए तो मुझे अकेले ही सब करना पड़ेगा। अच्छा भाग्यवान, नाराज मत हो, चलते हैं।
लेकिन कोई भूत प्रेत का चक्कर ना हो। भगवान हमें बचा लेना, क्या पता उस जगह पे हमें किसी भूत का सामना करना पड़े। पर तुम कह रही हो तो जाना पड़ेगा। इसी जगह पर यहीं पर खोदिए तो यहीं पर मिलेगा वो जिसकी हमें तलाश है, जिसके लिए हम इतनी रात को यहाँ आए हैं। हमारी सारी मुश्किलों का हल यहीं छुपा बैठा है। खोदिए और उसे बाहर निकालिए। ये तुम क्या कह रही हो मालती? कौन छुपा बैठा है यहाँ? अब कहीं भूत प्रेत का चक्कर तो नहीं है? अगर सच में कोई छुपा बैठा है तो क्या हम उसे ढूंढने आए हैं? पहले से ही रात के अंधेरे में परेशान हैं, अब ये भूत प्रेत वाली कहानी मत सुनाओ। अरे पहले आप खोदिए तो सही, फिर खुद ही देख लेना। अगर वहाँ कुछ नहीं मिलेगा तो मैं मान लूंगी कि मुझे गलतफहमी हो गई थी, लेकिन अगर कुछ मिला तो फिर देखिएगा आप मुझे धन्यवाद कहते नहीं थकेंगे। अच्छा ठीक है, तुम्हारी बात मानकर जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो ये बात भी मान लेता हूँ। तुम्हें नाराज थोड़े ही कर सकता हूँ। चलो देखते हैं क्या होता है। ये देखो, मुझे यहाँ पर एक बक्सा मिला है। यही वही चीज हो सकती है जिसके लिए हम यहाँ आए थे। आपको सब कुछ बताती हूँ, सुनिए। इस बक्से में माँ ने अपने गहने छुपा कर रखे थे ताकि जब कोई मुश्किल आए तो ये गहने हमारे काम आए। माँ जानती थी कि रमन और माया कभी भी हमें धोखा दे सकते हैं और इसलिए उन्होंने अपनी आखिरी इच्छा में मुझे ये बक्सा निकालने का आदेश दिया था ताकि ये मुसीबत में हमारे काम आ सके। ये सब माँ के गहने हैं और लगता है ये माँ की चिट्ठी है। माँ सच में अपने बच्चों की परवाह करती थी। जाते जाते भी माँ ने हमें तंगी में नहीं रहने दिया। देखो मालती, माँ हमारे लिए कितने गहने छोड़ कर गई है ताकि हम कभी मुश्किल में न पड़े। माँ ने सच में हमें कभी भी किसी कठिनाई में नहीं डाला। ये गहने ही नहीं, ये उनका प्यार, उनका आशीर्वाद है। वो चाहती थी कि हम किसी भी हालत में दुखी ना रहें। बड़ी बहू, तुमने जरूर मेरा कहना माना होगा। मैं जानती हूँ मेरे जाने के बाद जब तुम ये चिट्ठी पढ़ोगी तो बस रोशन होगा वहाँ। सुनो बेटा रोशन, इस बक्से में रखे सोने के गहने तुम दोनों के हैं। इन गहनों को बहुत साल पहले तुम्हारे दादा दादी यानी कि मेरे सास ससुर जी देकर गए थे और कहा था कि इस कुल में जो सबसे बेहतर और मेहनती होगा उसी पर इस बक्से का अधिकार होगा। रमन बचपन से ही बहुत चालाक और ईर्ष्यालु किस्म का था। मैं जानती हूँ कि मेरे मरने के बाद भी वो तुम लोगों को धोखा देगा। हो सकता है कि आज तुम्हारी हालत ठीक ना हो, लेकिन बहू, ये गहने तुम दोनों की सच्चाई और अच्छाई का उपहार है। तुम लोग इसे अपने काम में लगाना, तुम्हारे अच्छे दिन वापस आएंगे। मैं तो अपने छोटे बेटे को बदल नहीं पाई, लेकिन माँ होने के नाते मैं बस इतना चाहती हूँ कि सब ठीक रहे। मेरा बड़ा बेटा बहुत ही सरल है बहू, उसका थोड़ा ख्याल रखना। सदा खुश रहो। नमस्कार दोस्तों, आपका साथ हमारे लिए बेहद खास है और हम हर वीडियो में अपने दिल और मेहनत से बेहतरीन कहानियाँ बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको कुछ ऐसा मिल सके जो आपकी सोच को छू जाए। इसलिए हम आपसे एक गुजारिश करना चाहते हैं, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस अनमोल ज्ञान को शेयर करें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो इंतज़ार किस बात का है, अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस सफ़र का हिस्सा बने। आप सभी के इतने प्यार और समर्थन के लिए दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी तरह की रोचक और मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको आने वाले हर कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।